एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी और उसके जो तमाम संघ गिरोह में शामिल संगठन हैं, उनको चलाने वाला जो आरएसएस है, उसने कभी भी हमारे देश में संविधान को नहीं माना। 1950 से ही उन्होंने अपनी राय को स्पष्ट रूप में रखा कि इस देश में कानून तो मनुस्मृति के आधार पे ही बनना चाहिए और मनुवादी तौर तरीके से ही ये देश चलना चाहिए। तो एक तरफ तो उनका एजेंडा ये है कि धीरे धीरे संविधान की आत्मा को समाप्त करते हुए, तमाम अधिकारों को समाप्त करते हुए, वो वर्ण व्यवस्था को, वर्णाश्रम धर्म को और उसकी प्रणाली को हमारे देश में और भी ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं। जो भी अधिकार दलितों को, वंचितों को मिले हैं, उनको भी समाप्त करना चाहते हैं। ये एक तरफ उनका एजेंडा है, लेकिन दूसरी तरफ उनका एजेंडा है जिस पर कभी कभी हम लोग कम ध्यान देते हैं, लेकिन ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो इस देश में पूंजीपतियों और सामंतों के राज को भी पहले से भी ज़्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं। आप लोग सब जानते हैं कि हमारे देश में वर्ण व्यवस्था की प्रणाली और उसके चलते तमाम हमारे देश के जो कामकाजी दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों के तबके हैं, उनके शोषण और उनके उत्पीड़न की कहानी नई नहीं है। यही नहीं, हमारे देश में 1947 के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में संविधान बनाने की समिति बनी, संविधान बना, संविधान भी पारित हुआ और हमारे देश के लंबे इतिहास में पहली बार समानता का सिद्धांत देश को चलाने का सिद्धांत माना गया और उम्मीद थी कि ये जो शोषण की व्यवस्था है, उत्पीड़न की व्यवस्था है, इसमें फेरबदल होगा। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि आज़ादी के बाद कई दशक गुजर गए, लेकिन जो हमारे समाज में दलित पीड़ित तबके थे, उनका शोषण, उनका उत्पीड़न, उनका अपमान कम नहीं हुआ, बल्कि नए तरीक़ों से होने लगा। कुछ पुरानी बातें हो सकता है समाप्त हो गई, लेकिन नए तौर तरीक़ों से उत्पीड़न बना रहा। इस सच्चाई को हम लोग जानते हैं, लेकिन इसके बाद भी हमको सबको ये मानना पड़ा है कि 2014 के बाद ये स्थितियां और भी ज़्यादा दर्दनाक हो गई हैं और भी ज़्यादा उत्पीड़न, हिंसा और शोषण बढ़ा है। और उसका प्रमुख कारण है कि 2014 में अपनी पूर्ण बहुमत लेकर के भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्ता पर काबिज हुई और उसने अपने असली एजेंडे पर बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ने का काम किया। उसका एजेंडा क्या है, ये हम लोगों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी और उसके जो तमाम संघ गिरोह में शामिल संगठन हैं, उनको चलाने वाला जो आरएसएस है, उसने कभी भी हमारे देश में संविधान को नहीं माना। 1950 से ही उन्होंने अपनी राय को स्पष्ट रूप में रखा कि इस देश में कानून तो मनुस्मृति के आधार पे ही बनना चाहिए और मनुवादी तौर तरीके से ही ये देश चलना चाहिए। तो एक तरफ तो उनका एजेंडा ये है कि धीरे धीरे संविधान की आत्मा को समाप्त करते हुए, तमाम अधिकारों को समाप्त करते हुए, वो वर्ण व्यवस्था को, वर्णाश्रम धर्म को और उसकी प्रणाली को हमारे देश में और भी ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं। जो भी अधिकार दलितों को, वंचितों को मिले हैं, उनको भी समाप्त करना चाहते हैं। ये एक तरफ उनका एजेंडा है, लेकिन दूसरी तरफ उनका एजेंडा है जिस पर कभी कभी हम लोग कम ध्यान देते हैं, लेकिन ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो इस देश में
पूंजीपतियों और सामंतों के राज को भी पहले से भी ज़्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं। नव उदारवादी जो व्यवस्था है उसको बड़ी क्रूरता के साथ और बड़ी तेज़ी के साथ लागू करके तमाम क्षेत्रों में उदारीकरण, निजीकरण ला करके वो तमाम गरीबों को और ज़्यादा गरीब कर रहे हैं, असमानता को समाज के अंदर बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और जो अधिकार मिले थे शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरियों के क्षेत्र में, ख़ास तौर से पक्की और सरकारी नौकरियों के क्षेत्र में, उनको भी बड़ी तेज़ी के साथ समाप्त कर रहे हैं। तो ये जो इनका दोहरा एजेंडा है, इसको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि सामाजिक तौर पर वो वर्ण व्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं, कानून के जो आत्मा है उसको समाप्त करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ जो वर्ग शोषण है हमारे समाज में, पूंजीपतियों और सामंतों का जो शोषण है, नव उदारवादी नीतियों को क्रूरता के साथ लागू करके वो हमको असमान और ज़्यादा गरीब और ज़्यादा अशिक्षित और ज़्यादा बेरोज़गार भी बनाना चाहते हैं। और इस सब को करने के लिए वो सांप्रदायिकता का, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का रास्ता अपनाते हैं और हम में से तमाम लोगों को, हम में से तमाम हिस्सों को उस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और उस सांप्रदायिक प्रचार का शिकार बना करके अपने पीछे हमारी कतारों को लामबंद करने का काम भी वो करते हैं। तो ऐसी हालत में हमें देखना होगा कि पिछले 8 सालों में किस तरह के हमले और भी ज़्यादा बढ़े हैं दलितों के अधिकारों के खिलाफ। और ये हमले हिंसात्मक हमले हैं, ये हमले सम्मान के ऊपर हमले हैं, और ये हमले आर्थिक स्थिति पर, शैक्षणिक स्थिति पर भी हमले हैं। ये पूरी जो तस्वीर है इसको हम लोगों ने इस प्रस्ताव में रखने की कोशिश की है और तमाम आंकड़े भी दिए हैं कि कैसे पिछले 8 सालों में दलितों के अधिकारों पर, उनके जीवन और उनकी जीविका पर किस तरह से हमले बढ़े हैं, और इसीलिए इस कन्वेंशन को करने की ज़रूरत भी पड़ी है। हम लोगों ने इसमें बताया है कि सरकारी आंकड़े भी ये बताते हैं कि पिछले 8 सालों में हर क्षेत्र में और ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी द्वारा संचालित राज्यों में दलितों पर अत्याचार, उनकी हिंसा बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ी है। उनको लिंचिंग का भी शिकार बनाया गया है। अभी 2-4 दिन पहले ही छत्तीसगढ़ की तस्वीरें हमने देखी जिसमें 1-2 दलित लड़कों को नंगा करके तथाकथित हिंदुत्ववादी ताकतें पीट रही थी, बेल्ट से पीट रही थी और ऊना की घटना की याद हमको दिला रही थी। तो हमने इस प्रस्ताव में बताने की कोशिश की है कि किस तरह से हिंसा के अलग अलग रूप के शिकार दलितों को बनाया जा रहा है। सबसे ज़्यादा अगर कोई इनकी हिंसा के निशाने पर है तो वो है दलित महिलाएं और दलित बच्चियां। कोई दिन नहीं जाता, अब तो सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 10 मुकदमे बलात्कार के हर रोज़, हर दिन दलित महिलाओं के द्वारा दर्ज की जाती हैं। ये तो वही आंकड़ा है कि कितने मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। हम लोग सब जानते हैं कि गरीबी और कमज़ोरी की वजह से ज़्यादातर मुकदमे तो लिखे ही नहीं जाते, लेकिन इसके बावजूद 10 मुकदमे हर रोज़ दलितों के बलात्कार के लिखे जाते हैं, दर्ज किए जाते हैं। बच्चियों के साथ बलात्कार और हत्या ये भी एक आम बात हो गई है। अभी आज सुबह ही हम लोगों ने जब आँख खोला तो पता चला कि उत्तर प्रदेश के एक खेत में एक हमारी बेटी जिसकी गर्दन काट दी गई थी बलात्कार के बाद, उसकी लाश वहाँ पर पड़ी हुई मिली। तो ये हत्याओं का जो दौर है ये इतना ज़्यादा भीषण हो रहा है कि एक बड़ा सवाल है कि कैसे इससे निपटा जाए, क्योंकि ये भी हमको समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं वो बलात्कारियों को ही बचाने में जुटी हुई हैं। ज़्यादा लंबा चौड़ा मैं उदाहरण नहीं देती हूँ, हाथरस का ही मुकदमा अगर हम देख लें जिसमें 1 साल पहले एक दलित बच्ची के साथ 4 सवर्णों ने सामूहिक बलात्कार किया था और
उत्तर प्रदेश के योगी ने पूरी ताकत लगा दी बलात्कारियों को बचाने के लिए और लड़की को झूठा साबित करने के लिए। उसे याद करने की ज़रूरत है, वो लड़की मर गई और चारों को जब हल्ला मचा देश में गिरफ्तार किया गया, लेकिन आज तक वो मुकदमा आगे नहीं बढ़ा है। और जगह जगह ये उदाहरण स्पष्ट रूप से सामने आते हैं कि पीड़िता के साथ ये सरकारें खड़ी नहीं होती हैं, बल्कि उत्पीड़न और हिंसा करने वालों को बचाने के लिए भी सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। ये इन पिछले 8 सालों में बहुत स्पष्ट रूप में बात हमारे सामने आई है। और इसके साथ साथ तमाम दलितों के जो पुरुष हैं, जो लोग हैं, उनके साथ भी विभिन्न तरीके से अत्याचार बढ़ा है। अभी आपको मालूम है, गाय के सवाल पर लिंचिंग होती है, लोगों को करीब करीब अधमरा कर दिया जाता है और जेल में ठूस दिया जाता है। इसके साथ साथ अगर वो अपना आत्मसम्मान समाज के अंदर पेश करने की कोशिश करते हैं तो उसको भी बर्दाश्त नहीं किया जाता। अगर कोई मूंछ रखता है तो उसको मार डाला जाता है कि इसने मूंछ कैसे रखी। अगर कोई दूल्हा घोड़ी पर सवार होता है तो उसको मार डाला जाता है कि उसकी कैसे हिम्मत हुई कि घोड़ी पर चढ़ करके उसने अपनी बारात को निकाला। अगर कोई दलित बच्चा स्कूल में मास्टर के घड़े से पानी पीने की जुर्रत करता है तो उसको भी मार डाला जाता है कि उसने कैसे हिम्मत की। हमको समझना होगा, 2 प्रक्रिया चल रही हैं। एक तरफ तो दलितों के हिस्सों में, खास तौर से नौजवानों में जो एक गुस्सा है, जो एक बराबरी का दावा करने का उनके अंदर मादा है, वो बढ़ा है। और दूसरी तरफ ये जो मनुवादी शक्तियों को सरकार और शासन का पूरा समर्थन मिल रहा है, इन दोनों के बीच में एक ज़बरदस्त टकराव है जिसकी वजह से हिंसा बहुत ज़्यादा बढ़ी है। ये हमें आज नोट करना है इस प्रस्ताव के माध्यम से। इसके अलावा आरक्षण के ऊपर आप जानते हैं कितना बड़ा हमला है। जो निजी क्षेत्र है उसमें हम लोग मांग करते हैं कि आरक्षण का कानून बनाओ, लेकिन उसमें तो कोई भी सरकार आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं। और जिस क्षेत्र में आरक्षण मिलता था उस क्षेत्र को तो बिल्कुल सीमित कर दिया जा रहा है। पब्लिक सेक्टर को बेरहमी से बेचा जा रहा है, कुछ ही चंद लोगों के हवाले सब कुछ किया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो रिक्त स्थान हैं उनको भी नहीं भरा जा रहा है। मतलब जो सबसे मामूली काम है उनमें भी अब भर्ती बिल्कुल बंद है, उनमें भी दलितों का प्रवेश बिल्कुल वर्जित है। केवल ठेकेदारों के माध्यम से या संविदा कर्मचारी के रूप में आज नौकरी या काम करने का मौका मिल रहा है। ऊपर जो अधिकारियों की पोस्टें हैं जहां कुछ दलित पहुंच जाते थे, आज इस सरकार ने, मोदी सरकार ने एक नई नीति जिसको वो लैटरल एंट्री कहते हैं, मतलब बाहर से लोगों को लाना, उनको ला करके वो बड़े बड़े ओहदों पर बिठा रहे हैं। ये सब सवर्ण हैं। ये बात कभी कभी हम लोगों को कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये सच्चाई है। हमने उनकी लिस्ट देखी है, सारे सवर्ण हैं। एक भी पिछड़ी जात या एक भी दलित को उस बाहर से एंट्री में जगह नहीं मिली है। और जो थोड़े बहुत पहुंच जाते थे अधिकारियों की कुर्सी तक, उनको भी आज वहां पहुंचने में बिल्कुल रोका जा रहा है। और लैटरल एंट्री के साथ साथ रिजर्वेशन को बिल्कुल घटाना, उदारीकरण और निजीकरण के चलते सरकारी नौकरियों को बिल्कुल कम करना, ये तो प्रक्रिया चल रही है। और शिक्षा के अंदर भी जो इनकी नई शिक्षा नीति है वो पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन यानी शिक्षा के क्षेत्र में पूरी तरह से निजीकरण की ओर ही जा रही है। और आज हम जानते हैं कि कई राज्यों में, और इसमें हम कहना चाहेंगे केरला और तमिलनाडु अपवाद है, केरला में तो सरकारी स्कूलों को बढ़ाने का ही काम किया जा रहा है, लेकिन बाकी देश में सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। दिल्ली में भी बंद किया जा रहा है और बच्चों को मजबूर किया जा रहा है कि प्राइवेट स्कूलों में जा कर के पढ़ें। उनके माँ बाप पढ़ाने में मजबूर हैं, पढ़ा नहीं सकते, तो अब शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका प्रवेश घटेगा, एक तरह से उनका प्रवेश वर्जित हो जाएगा। और जहाँ वो पढ़ने जाते भी हैं
वहाँ भी उत्पीड़न के शिकार बनाए जाते हैं। बच्चों से झाड़ू लगाई जाती है, बच्चों से लैट्रीन साफ कराई जाती है। जो दलित महिला खाना पकाती है उसके हाथ का खाना नहीं खाया जाता है, बच्चों को अपमानित किया जाता है। एक ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है कि ये बच्चे पढ़ न पाए, मजबूर होकर के, दुखी होकर के स्कूल छोड़ दें। और यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, IIT, IIMs में हम देखते हैं कि आत्महत्या की प्रक्रिया इतनी ज़्यादा बढ़ रही है। इसको हमने आत्महत्या नहीं कहा है, इसको हमने संस्थागत हत्या कही है, क्योंकि उन संस्थाओं में ऐसी हालत पैदा की जा रही है कि ये बच्चे मजबूर होकर के आत्महत्या का रास्ता अपनाएं। इसलिए हम इसको संस्थागत हत्या कहते हैं। रोहित वेमुला के साथ यही हुआ और आज तक ये होता ही चला आ रहा है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य के निजीकरण से एक तरफ शिक्षा के रास्ते बंद हैं और जो स्वास्थ्य सेवाएं इतनी महंगी हो रही हैं, स्वास्थ्य सेवाओं में इतना निजीकरण का असर पड़ रहा है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर और स्वास्थ्य की सेवाएं बिल्कुल बंद कर रहे हैं। तो इसका बहुत ज़बरदस्त असर जो गरीब परिवार हैं, जिसमें दलितों की बहुमत है, आदिवासियों की बहुत बड़ी संख्या है, वहाँ उनके स्वास्थ्य पर भी बहुत विपरीत असर पड़ रहा है। ये शुरू तो हुआ था इसके पहले, लेकिन जैसा कि हम लोग देख रहे हैं इन 8 सालों में जो इस तेज़ी के साथ और कठोरता के साथ इन नव उदारवादी नीतियों को ये सरकार लागू कर रही है, उसकी वजह से इन सारे क्षेत्रों में जो निजीकरण बहुत तेज़ हुआ है, उससे शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में ख़ास तौर से गरीबों और दलितों के ऊपर बहुत ही विपरीत असर पड़े हैं। यही नहीं, हम ये भी देखते हैं कि जो ज़मीन का सवाल है, क्योंकि आज भी हमारे देश में, इसमें आंकड़े भी दिए गए हैं, बहुत बड़ी संख्या में जो देहात में दलित परिवार रहते हैं उनके पास ज़मीन नहीं है, वो भूमिहीन हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब सरकारें बड़े पैमाने पर, और इसमें कुछ सरकारें अपवाद हैं, केरला है, दूसरी जगहें हैं, लेकिन बाकी जगहों पर जो पट्टे दिए हुए थे दलितों को, वो पट्टे निरस्त किए जा रहे हैं। जो छोटी छोटी जोतें उनके पास थी वो भी उनसे छीना जा रहा है। इसको हमने कई राज्यों में देखा है। लेकिन इससे ज़्यादा खतरनाक ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ज़मीन के बारे में कानून में ही संशोधन किया है और राज्य सरकारों को भी वो दबाव डाल रही है कि वो भी ज़मीन के कानूनों में बदलाव लाएं, ताकि एक ज़मीन का कोई बंटवारा न हो, जो ज़मीन बटी है वो वापस ले लें। और लैंड बैंक वो बनाना चाहते हैं। वो कहते हैं हम लोगों की ज़मीन इकट्ठा करके ये बड़े बड़े जो घराने हैं उनको देना चाहते हैं, उनके हवाले करना चाहते हैं। तो इन सारी नीतियों से होगा ये कि वैसे भी भूमि सुधार नहीं हुआ। जैसे लोगों को ज़मीन मिलनी चाहिए थी, भूमिहीनों को नहीं मिली। अब तो उस ज़मीन को भी वो अंबानी, अडानी और बड़े घरानों को उनके हवाले करके वो संभावना भी ख़त्म कर देंगे कि इन ज़मीनों का बंटवारा होगा और दलितों को भी ज़मीन का मालिक बनाया जाएगा। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बात है, जिसके बारे में जितनी चर्चा होनी चाहिए, जितना झगड़ा होना चाहिए, नहीं हो रहा है। अलग अलग जगहों पर लोग लड़ रहे हैं, अलग अलग जगहों पर लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन एक सामूहिक तौर पर सरकार की इस नीति का विरोध करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से आदिवासी और दलित बहुत बड़े पैमाने पर भूमिहीन और बिल्कुल ही, जिसको कहना चाहिए, बेसहारा बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा एक बात है गरीबी की, क्योंकि अक्सर हम लोग बात करते हैं समुदाय की या जात की, लेकिन ये भूल जाते हैं कि गरीबी के बढ़ने से कितना बड़ा हमला हुआ है दलित परिवारों के ऊपर। क्योंकि सबसे ज़्यादा तो समाज में वही गरीब हैं, आदिवासी, दलित, कुछ पिछड़े, अति पिछड़े, यही सबसे ज़्यादा गरीब हैं। और जब ये आंकड़े आ रहे हैं कि पिछले 2-4 साल में हमारे देश में गरीबी बढ़ी है, हमारे देश में गरीब और भी ज़्यादा गरीब हुआ है, क्योंकि बेरोज़गारी बढ़ी है, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी है। यानी जो शब्द हम लोग इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, एक समाज का बहुत बड़ा हिस्सा कंगाली की हालत में पहुंचा दिया गया है। तो उसकी तरफ भी देखना, उसकी आवाज़ को भी उठाना इस सम्मेलन में हम लोगों को
समझना होगा और उसकी बात हमको करनी होगी। तो ये एक हमने तस्वीर पेश करने की कोशिश की है कि पिछले 8 सालों में हालात कितने बिगड़े हैं और दलितों के अधिकारों पर अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह से हमले बढ़े हैं। कोई बात छूट गई हो तो आप प्रस्ताव जब पढ़ेंगे उसका वो करेंगे तो आपके सामने वो सारी बातें आ जाएंगी। लेकिन हमको ये भी ध्यान में रखना है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ जुड़े ये तमाम उसका जो कुनबा है वो लगातार पीड़ित समुदायों के बीच में, शोषित समुदायों के बीच में अपने हस्तक्षेप को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वो धर्म का इस्तेमाल करते हैं, धार्मिक उत्सवों का इस्तेमाल करते हैं, त्योहारों का और पर्व का इस्तेमाल करते हैं, शिक्षा का इस्तेमाल करते हैं। ये तो हम लोग सब जानते हैं। और उत्तर भारत में रहने वाले हम लोग ये भी समझते हैं कि दलितों के जो बीच में तमाम उप समुदाय हैं उनके बीच में वो कैसे घुस करके एक उप समुदाय को एक दूसरे उप समुदाय के खिलाफ खड़ा करने का काम करते हैं और सबको अपनी तरफ घसीटने का काम करते हैं। उनकी कोशिश है कि एक बड़ी हिंदू एकता का वो निर्माण करें, लेकिन हमको समझना होगा और लोगों को समझाना होगा कि उनकी ये जो बड़ी हिंदू एकता है उसके अंदर समानता नहीं है। वो एकता चाहते हैं लेकिन समानता को बिल्कुल स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। ये बात हमारे लिए समझना और लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी है कि वो एक घर में सबको बुला करके रखना तो चाहते हैं, लेकिन किसी को कोठरी में रखना चाहते हैं, किसी को बेसमेंट में रखना चाहते हैं और कुछ लोगों को बढ़िया बढ़िया ऊपर के तलों में रखना चाहते हैं। तो ये जो उनकी हिंदू एकता की कल्पना है जिसके अंतर्गत असमानता बनी रहेगी, जिसके अंतर्गत जाति व्यवस्था और जाति उत्पीड़न बना रहेगा, ये हमें समझना और दूसरों को समझाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये हम नहीं समझेंगे तो वो अपनी तमाम गतिविधियों के माध्यम से इस हिंदू एकता को बड़े पैमाने पर निर्मित करने में सफल बनेंगे और उनका जो असली एजेंडा है इस देश को एक मनोवादी हिंदू राष्ट्र में परिवर्तित करने का, उसमें उनको काफ़ी सफलता भी मिल जाएगी। इसलिए इसको समझना ज़रूरी है। अभी हाल में ही उन्होंने 2 बड़े हस्तक्षेप किए। एक तो जो मुस्लिम समाज में पिछड़े हैं, पासमानदा समाज, और उसके बारे में हमारे साथी आए हैं, अली अकबर जी बताएंगे। तो उन्होंने उनका एक बड़ा सम्मेलन करके कहा कि भारतीय जनता पार्टी अब पासमानदा मुसलमानों को उनका अधिकार दिलाएगी, उनको टिकट भी देगी, उनको चुनाव भी जिताएगी। और इसके साथ साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश में वाल्मीकियों का भी एक महासम्मेलन किया और वाल्मीकि समाज के अंदर भी जो रामायण लिखने वाले वाल्मीकि जी हैं उनका हवाला देते हुए कहा कि उनका सम्मान तो सबसे ज़्यादा भाजपा ही करती है इस देश में। इस तरह से उन्होंने जो बहुत ही पीड़ित समुदाय है उसके बीच में अपना हस्तक्षेप बढ़ाने की कोशिश की है। तो इन हस्तक्षेप और इन गतिविधियों का भी हमें केवल मतलब ज्ञान नहीं लेना है, पता नहीं लगाना है, बल्कि इनके खिलाफ पर्दाफाश करने का भी काम हमको करना है। और उनकी जो असलियत है वो लोगों को बताना है कि अभी दिल्ली में हज़ारों लोगों ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। तो दिल्ली के एक मंत्री थे आपकी सरकार के, जिन्होंने वहाँ उस समारोह में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के 22 वचन पढ़ के सुनाने का काम किया। वो 22 वचन आप लोग सब जानते हैं। जब बाबा साहब ने खुद धर्मांतरण किया तब उन्होंने इन 22 वचनों का प्रचार किया था। तो उस मंत्री ने वो 22 वचन जो पढ़े तो भाजपा का तो तूफान खड़ा हो गया कि ये हिंदुओं का दुश्मन है, देश का दुश्मन है, ये तो मंत्री रह ही नहीं सकता। उसकी अपनी सरकार ने भी उसका समर्थन नहीं किया और अंततोगत्वा उस मंत्री को इस्तीफा दे करके अपना मंत्री पद छोड़ना पड़ा। तो इस एक घटना से उनकी जो असलियत है, उनकी जो समझ है, वो कैसा देश चाहते हैं, डॉक्टर अंबेडकर के बारे में भी उनकी क्या सोच है, ये काफ़ी हद तक इसका पर्दाफाश हुआ। लेकिन इसकी चर्चा
ज़्यादा लोगों के बीच में करना ज़रूरी है। तो आज के इस सम्मेलन में ये प्रस्ताव मैं अभी आपके सामने रखूंगी, लेकिन इसके साथ साथ एक बात और भी कहूँगी कि ये प्रस्ताव इस बात का भी संकेत देता है या इस बात की भी अपील करता है कि हमें केवल प्रस्ताव नहीं पारित करना है, बल्कि इस सम्मेलन के बाद हमें एक बड़ा मंच भी तैयार करना है, जिस मंच में उन सब लोगों का स्वागत होगा जो दलित अधिकारों के लिए लड़ना चाहते हैं, और सबको मिल करके एक संघर्ष का आह्वान हम करेंगे, वो भी इस सम्मेलन का एक हिस्सा बनेगा। अब इसके अंत में एक मांग पत्र है, इसमें आप लोग भी और मांगे सुझा सकते हैं, आपका स्वागत है। एक तो ये कि जो दलित अत्याचार वाला कानून है उसको और भी ज़्यादा मजबूत किया जाए, निजीकरण बंद हो, अनुसूचित जात और जनजात के कोटे में जो दलित मुस्लिम हैं और दलित ईसाई हैं, बगैर उस कोटे को कम किए उनको भी आरक्षण का लाभ दिया जाए, अधिकार दिया जाए, और ये जो आरक्षण पर सीमा लगाई गई है इस सीमा को भी समाप्त किया जाए, इसका विस्तार किया जाए। इसके अलावा जो उप योजनाएं, जो सब प्लान पहले बनता था दलितों और आदिवासियों के विकास के लिए, जो करीब करीब ख़त्म कर दिया गया है, उनको फिर से पुनर्स्थापित किया जाए और उनके कल्याण के लिए ठीक से खर्चा तय किया जाए। नई शिक्षा नीति को निरस्त कर दिया जाए, संस्थागत हत्या के खिलाफ कानून बनाया जाए और भूमि हदबंदी अधिनियम को लागू किया जाए और भूमिहीनों को भूमि वितरित की जाए। तो ये प्रस्ताव है जो मैं आपके सामने रख रही हूँ, इस पर आप चर्चा करेंगे, इसको और ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा मतलब विस्तृत बनाएंगे। इस उम्मीद के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इनकलाब जिंदाबाद।